हमने अभी आज जो सीखा है ये एक प्रोग्राम है जिसका नाम है ये राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम, जिसको NIDDCP बोला जाता है। और इसके तहत बात रखी गई थी कि ये है क्या चीज़, इसके तहत क्या क्या कवर किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि आयोडीन बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, और ये हमारे मस्तिष्क को और सामान्य वृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक हमारा मिनरल्स है जिसको हम लोग सूक्ष्म पोषक तत्व बोलते हैं। ये तत्व हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और ये शरीर के लिए लगभग 15 से 23 मिलीग्राम ही ज़रूरत होता है। और इससे जो हमारा लगभग 75% जो अधिक है, ये हमारा हिस्सा जो थायराइड ग्लैंड है उसमें मौजूद रहता है। और जब आयोडीन की कमी आ जाती है तो इसमें हमारे कुछ विकार आ जाते हैं। ये संभवतः कम उपलब्धता के कारण आते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो खाद्य पदार्थ हैं उनको फोर्टिफाइड बनाने की ज़रूरत होती है। तो फोर्टिफाइड जो किया जाता है ये एक प्रक्रिया है जिसके अंदर जो खाद्य हम खाते हैं उसमें कुछ चीज़ें जो लाभदायक चीज़ें होती हैं वो उसमें मिला दी जाती हैं, जिससे कि उसकी जो गुणवत्ता है, पोषण है, जो हमारी कमी आ रही है वो बढ़ जाए। तो उसी के लिए नमक हमारा जो है वो बहुत ही एक प्रभावी एक माध्यम है जिसमें आयोडीन को मिक्स किया जा सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं आयोडीनीकरण, इसमें डालना। तो ये और इसलिए ये ज़रूरी है क्योंकि ये आयोडीन, नमक ही क्यों चुना गया आयोडीन के लिए, क्योंकि सब जानते हैं कि नमक हर घर में इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, और ये रोज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक माध्यम बहुत अच्छा है, आदर्श माध्यम है जिसको हम फोर्टिफाइड कर सकते हैं और आयोडीन की सबको जो उपलब्धता सुनिश्चित कर सकते हैं जितनी मात्रा होनी चाहिए। तो आयोडीन क्या है? ये एक पोषक तत्व है हमारे शरीर के लिए जो मिलीग्राम में है। ये हमारे ज़्यादातर हमारे जो थायराइड ग्लैंड होते हैं, जो हमारा गला है, नेक है जिसको बोला जाता है, वहीं पर ये ग्रंथि रहती है। और ये आवश्यक क्यों है? सब जानते हैं कि इसके वजह से मानसिक और शारीरिक विकास प्रभावित होता है, और ख़ासकर हमारे शरीर के जो मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म क्या है कि जो शरीर में जो ऊर्जा उत्पन्न होती हैं उसको सही से उपयोग हो सके, ये एक नियंत्रण करता है उसको। बहुत सारे मेटाबॉलिज्म है, चाहे वो आपके तापमान का हो या फिर आपका जो भोजन जो पाचन होता है, ये सब में ये आवश्यक होता है। और जो रिकमेंडेशन आए हैं, यूनिसेफ हो या WHO हो, उन्होंने एक निर्धारित किया गया है कि आयु वर्ग के अनुसार हमको आयोडीन की कितनी आवश्यकता है प्रतिदिन। इसको मिली माइक्रोग्राम बोला जाता है। अगर आप बात करें बच्चों में, जीरो से लेकर 11 महीने, ये लगभग हमको प्रतिदिन 50 मिलीग्राम के करीब चाहिए। और वही बात करेंगे अगर 12 से लगभग 67 महीनों के बच्चों के लिए तो ये 90 मिलीग्राम, और 6 से 12 साल के लिए 120 मिलीग्राम प्रतिदिन। और अगर जो 12 साल से ऊपर हैं, इक्विवेलेंट हैं, वो 150 के करीब चाहिए। और हमारी जो गर्भवती है और जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं, जो धात्री महिलाएं हैं, उनको लगभग 200 मिलीग्राम चाहिए, क्योंकि उनके लिए भी आवश्यक है और बच्चों के लिए भी आवश्यक है। इसीलिए ये ध्यान में रखना है कि गर्भवती महिलाओं और जो हमारी स्तनपान करानी जो धात्री महिलाएं हैं, उनमें ये नमक के साथ ये जरूर आयोडीन देना चाहिए, ये हमेशा ख्याल रखना चाहिए। अब हम लोग विस्तार से चर्चा किए थे कि हर आयु वर्ग में इसका प्रभाव अलग अलग पड़ता है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे, अगर भ्रूण मतलब पेट में जो बच्चा अभी है गर्भावस्था में, उसमें भी ये प्रभाव डालता है। खासकर ये अगर कमी आ जाती हैं तो मृत्यु दर बढ़ जाता है, जिसको हम लोग जो जन्म शिशु मृत्यु बोलते हैं, या जो गर्भपात होने का भी खतरा रहता है। और प्लस इसमें क्या होता है कि जो प्रसवकालीन है जो मृत्यु दर है उसमें भी बहुत सारी वृद्धि हो जाती है। और साथ में जब अगर बच्चा आई जाती है
खासकर जन्म दोष हो जाएगा, या वाणी या जो सुनने में दोष हो जाएगा, या साइकोमोटरिक दोष हो जाएगा, या बच्चा बौनापन हो सकता है। उसी तरह अब नवजात शिशु की बात करें जो जन्म ले लिया, उसमें अगर ये कमी रहती है तो क्या होगा, इसमें यही है कि उसकी मृत्यु दर जो मोर्टेलिटी होता है वो बढ़ सकती है और बढ़ता ही है। अगर नवजात शिशु की जो मृत्यु दर है वो अधिक मृत्यु इस कमी की वजह से होती है। और साथ में जो मॉर्बिडिटी है, मतलब वो बच्चा मृत्यु नहीं है लेकिन उसको कुछ ना कुछ प्रभावित कर देता है। खासकर जो नवजात शिशु में जो घेंगा बोलते हैं, ग्वाइटर, वो हो सकता है जो गले में अमूमन देखा गया है, या फिर नवजात शिशु का जो हाइपोथायराइडिज्म है, जिसका मीनिंग ही होता है हाइपो की मतलब थायराइड हार्मोन की कम उपलब्धता होना, और कम होने से जो विकास है वो कम हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। उसी तरह जो बच्चों और किशोरावस्था होता है उसमें ये जो प्रभाव डालता है, खासकर उसका जो गला घेंगा हो जाना या गोल्टर हो जाना, या उसका शरीर के जो विकास जिस तरह से बढ़नी चाहिए वो मंद पड़ जाती है या कम हो जाती है, या फिर उसका जो मानसिक वृद्धि होनी चाहिए वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है। जो हम लोग सब बच्चों में आईक्यू लेवल के नाम से जानते हैं, उसका जो लेवल है 13 से कम हो जाएगा। अब ये बच्चों के अलावा भी वयस्क जो बड़े होते हैं उनमें भी असर डालता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो खासकर उसका घेंगा या ग्वाइटर हो जाएगा, और इसकी जटिलताएं भी ज़्यादा आ जाएंगी, और प्लस हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा, जिसमें हम लोग बोल रहे हैं कि उसकी शारीरिक विकास मंद हो जाएगा कमी की वजह से, या फिर उसकी जो मानसिक वृद्धि है वो बिगड़ जाएगा, असंतुलित हो जाएगा, और जो जितना वो काम करता था उसकी कार्य की क्षमता भी उतनी कम हो जाएगी। साथ साथ में ये मनुष्य में भी प्रभाव नहीं डालता है, ये जानवरों में भी प्रभाव डालता है। हमारे जो पशुधन है जो हम लोग पालते हैं, घर में रखते हैं, उनमें भी घेंगा होने का खतरा रहता है, और उसमें भी जो शारीरिक विकास जितनी होनी चाहिए वो नहीं होता है, मंद हो जाता है, और खासकर उनमें जो प्रजनन संबंधी विकार है वो ज़्यादा आ जाते हैं। और साथ साथ में हम लोग जो पशुधन क्यों पालते हैं, दूध या मांस या उनके ऊन के लिए या अंडों के लिए रहता है, तो उसमें भी बहुत कमी आ जाती है, जिससे कि हमारा प्रभावित होता है। और साथ में अगर उनसे काम ले रहे हैं जानवरों से, तो उनकी जो कार्य आउटपुट है वो भी कम हो जाता है। तो ये हम बता सकते हैं कि जो आयोडीन की कमी है वो दुनिया भर में जो मानसिक विकलांगता है उसका सबसे अहम कारण है। अगर और कुछ कंडीशन ना हो तो आयोडीन की कमी से ही दुनिया भर में जितने भी विकलांगता खासकर जो मानसिक होते हैं वो आम है, और इसको पूरी तरीके से रोका जा सकता है अगर ये नहीं हुआ है तो इसीलिए ये गर्भवती माताओं को या धात्री माताओं को जो बच्चों के साथ रहती हैं, तो उस में ध्यान रहते हुए, समय रहते हुए आयोडीन की जितनी उपलब्धता होनी चाहिए उस उम्र के हिसाब से दिया जाए तो ये 100% ये रोका जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि ये आयोडीन जो NIDDCP ये इसका क्या इतिहास है, ये क्यों लाया गया। ये इसकी शुरुआत हुई थी 1962 में, 1962 में। ये पहले इसका नाम जो रखा गया था राष्ट्रीय घेंगा नियंत्रण कार्यक्रम था, लेकिन जब 1992 में इसका नाम बदल कर ये कर दिया गया, जब सब नेशनल प्रोग्राम को बदला जा रहा था, नामकरण हो रहा था, तो इसका नाम रखा गया राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता नियंत्रण कार्यक्रम, जिसको हम NIDDCP आज के दौर में जानते हैं। इसमें बहुत सारे बदलाव आए, या इसमें अधिनियम भी जोड़ा गया है। जो आप जान रहे हैं कि इसमें जो पहला अधिनियम 2006 में था, इसके तहत ये गैर कानूनी कर दिया गया था, प्रतिबंधित कर दिया गया था कि जो गैर आयोडीन युक्त, जिसमें आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन नहीं मिला हुआ नमक में, उसको बिक्री नहीं कर सकते हैं। ये पहला इसका अधिसूचना था। उसके बाद 2006 के बाद जब इसमें अधिनियम को और विस्तार से किया गया, तो इसमें ये और डाल दिया गया कि इसमें कुछ मानक दे दिए गए हैं कि जो नमक भी जो बेच रहे हैं उसमें कम से कम 30 और 15 मिलीग्राम, या जिसको हम लोग PPM बोलते हैं माइक्रो, वो होना चाहिए। इससे कम नहीं होना चाहिए, आप बेच नहीं सकते हैं। तो अब झारखंड की बात करते हैं कि झारखंड में क्या स्थिति है। झारखंड में अभी हम लोग जो व्यापक स्तर हैं, जहां एंडेमिक बोला जा रहा है कि अभी भी, वैसे तो बहुत कम है लेकिन अभी भी कुछ कुछ बोला जा सकता है, तो 8 जिले जिसमें देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, गुमला और लोहरदगा, रांची और पलामू है, जिसमें अभी भी 10% लेस की है। तो इसमें इन जिलों में, बाकी और जिलों में भी ये प्रोग्राम उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से इन जिलों में किया जाता है।
अब बात करते हैं कि इसमें जो टेस्टिंग है उस किट का उपयोग कैसे किया जाता है या करती हैं। ये किट सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया जा रहा है, सभी सैयाओं को या स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, 2 रंग के डब्बे होते हैं जो अभिक्रमक बोलते हैं, केमिकल होते हैं, और एक चम्मच दिया जा रहा है। तो एक काला रंग का रहता है और एक सफ़ेद रंग का रहता है बोतल, और दोनों का एक एक बूंद लिया जाता है। तो इसमें यही है कि जो चम्मच इसके साथ दिया जा रहा है वो जिस नमक का प्रक्षेपण किया जाना है उसमें छोटी मात्रा में उसको लिया जाता है, और सबसे पहले काली जो बोतल का है उसका एक बूंद उसमें डाला जाता है। उसके बाद जो दूसरी जो सफ़ेद बोतल है उसका भी एक बूंद इसमें डाला जाता है। और जब उसको साथ में जो किट है उसमें एक रंग की पट्टी भी दी गई है, ये देखने के लिए कि इसमें कितना जो रंग आएगा वो उस लेवल का रहेगा। तो इसमें जो आपने चम्मच में रखा है उसका रंग और इस रंग से आप मैच करेंगे। अगर आयोडीन होगा तो उसमें हल्का या गहरा भूरा इसके अनुसार आ जाएगा कि उसमें 15 है या 15 से कम है या 15 से ज़्यादा है। आप इसको मिलाकर भी नोट कर सकते हैं और रंग को आप कर भी सकते हैं। जहां पर ये टेस्टिंग किट उपलब्ध नहीं है तो वहां पर सैयाओं के द्वारा या स्वास्थ्य कार्यकर्ता के द्वारा ये बोला जा रहा है कि सैंपल को, नमूना को एकत्रित कर कर उन प्रयोगशालाओं तक लाया जाए जिससे कि इसकी जांच हो सके। तो दोनों स्थिति में सैयाओं से ये उम्मीद रहती है, वो हर महीने 50 नमक के एकत्रित किए जाते हैं, और 50 नमूनों में से 25 नमूने अगर ग्रामीण घर के हैं या 15 शहरों के हैं या 7 खुदरा के विक्रेताओं के हैं, ये एकत्रित किए जाते हैं। अमूमन ये हर जगह रहता है। अगर ग्रामीण और शहरी में एकत्रित किए 25 ग्राम होना चाहिए, जिससे कि ये एक पॉलीथीन अवेलेबल है, घर में मिलता है, मार्केट में मिलता है। ये आप कैसे लेके जाएंगे, जिप की तरह एक पॉलीथीन बैग मिल जाता है छोटा सा, उसमें आप इसको एकत्रित करके उस नमूने को दे सकते हैं वहां पर बाकायदा उसमें नाम या लिख कर। और ये कहाँ दिया जाता है, ये आपके द्वारा इकट्ठा करके प्रखंड में या जिलों में जाता है। उसके बाद इसका राज्य में जो लैब है या स्वास्थ्य निदेशालय वहां पर भेजा जाता है, जिससे कि इसको टाइम टू टाइम चेक किया जाए। अब इसमें क्या होता क्या है कि जब इस तरह की टेस्टिंग किट हो रहे हैं तो इसमें कुछ कुछ प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं कि कैसे कैसे इसका रोकथाम किया जाए और इसमें क्या सहयोग लिया जाए। तो सब जान रहे हैं कि जो STK है, इसका नाम है साल्ट टेस्टिंग किट, जिसको नमक प्रशिक्षण किट किया जाता है। ये सभी सैयाओं को दिया गया है जिस जिस एंडेमिक एरिया में है, और बाकी में वो सैंपल लेती है। जहां मिला गया है वो सैया इसको किट का इस्तेमाल करती हैं, या VHND के दरमियान या घरेलू जब गृह भ्रमण कर रही है तो वो करती है। और हर माह ये बोला गया है कि 50 कम से कम आपको नमक का प्रशिक्षण करना है, और इसकी जांच करने के बाद जो 50 होगा वो 2500 रुपया प्रोत्साहन राशि दी जाती है। और भी बहुत जगह हैं जहां पर एकत्रित किया जा सकता है, जो स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा किया जाता है। सैयाओं के अलावा भी बाजार हाट में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, वहां एकत्रित करते हैं और प्रयोगशाला में भेजते हैं। अब आता है कि ये टेस्ट किट के बाद जब सैंपल से जो रिजल्ट निकाल के आते हैं, इसमें कुछ कानूनी कार्रवाई करने का भी प्रावधान दिया गया है, जिसके लिए नामित किए गए हैं SDO या SFO जो जिला मैनेजर, जो कि नमक जो घटिया नमक भेजते हैं, जो अडल्ट्रेटेड नमक बोला जाता है, वो भेजा जा रहा है। और साथ में इसके लिए बहुत सारे IC भी माध्यम का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें लोगों में जागरूकता हो। इसके माध्यम से पोस्टर भी छपाए जा रहे हैं, और प्लस बहुत सारे जगह ओरिएंटेशन या प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं भ्रमण कर कर। और इसके लिए ये भी किया जा रहा है कि जो नमूने, क्योंकि 2 ही माध्यम से हर शहरों में आते हैं, या तो रेलवे होंगे या सड़क माध्यम से आते हैं, तो वहाँ पर भी पॉइंट बनाए जा रहे हैं, जो निगरानी की जा रही है कि वहाँ से ना आए। ये बहुत सारे IC मटेरियल्स हैं जो जिलों में यूज़ किया जा रहा है, आप खुद से देख सकते हैं। इसमें ये प्रचार किया जा रहा है या अवेयरनेस किया जा रहा है कि इससे कैसे बचाया जाए और ये क्या है। उसी में ये दुष्परिणाम के संबंधित भी पोस्टर बहुत सारे जो हमने अभी पढ़ा है, जिसमें गर्भावस्था, छोटे बच्चों, वयस्कों से संबंधित है। और साथ में उसके बाद ये हमारे जितने भी जो आयोडीन है या नमक है उसका कैसे इस्तेमाल किया जाना है, उसमें भी यहाँ पर चर्चा की जा रही है।
इसके माध्यम से बताया जा रहा है डूज कौन से करने हैं और कौन से क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं इसमें। उसके अलावा विक्रेताओं के लिए भी कुछ कुछ निर्देश दिए गए हैं जो कि इसमें संभवतः बैनर में दिए जाते हैं जिससे कि उनको भी जानकारी मिल सके। अब हम लोग आने वाले टाइम में और क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में ये है कि इसके लिए ये कि नियमित जांच होनी चाहिए और करते रहना चाहिए जिससे कि लोगों को भी और जागरूकता रहे और जो टेस्टिंग है उसका सैंपल भी बढ़ाना पड़ेगा। और इसमें जो नामित अधिकारी दिए हुए हैं वो भी कानूनी कार्रवाई कर पाएँ। और प्लस इसमें सबसे बड़ी भागीदारी है जो हमारी VHND साइट्स हैं या जो हमारे मास मीडिया है उसको भी इस्तेमाल होना चाहिए इस जागरूकता के लिए। तो अभी हम लोगों ने ये एक समझ बनाने की कोशिश की गई है कि ये कार्यक्रम क्या है और इसमें सैया का क्या रोल है और कैसे वो करेंगी अगर कहाँ पर टेस्टिंग हो रही है। तो ये हमारा एक पूर्ण एक चर्चा था। तो हम अंत में आप लोग से कुछ पूछते हैं। आपके पास मोबाइल में जो मैसेज बॉक्स हैं, चैट बॉक्स हैं, वो आप उसमें इस्तेमाल कर सकती हैं और उसमें जवाब दे सकती हैं। तो पहला सवाल यही होगा कि जो ये IDD है जिसको हम लोग आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर बोलते हैं, ये कौन सी बीमारी का लक्षण इसमें कौन सी बीमारी को इसमें कवर किया गया है। जो IDD है ये इसके तहत कौन सी बीमारी को लिया गया है, इसकी रोकथाम के लिए ये प्रोग्राम लाया गया है। जो IDD है या NIDCP बोलते हैं या IDD है, ये इस प्रोग्राम के तहत कौन सी बीमारी को कवर किया गया है। आप अपने मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं। तो पहला सवाल यही है कि जो IDD है, जो हम लोग आयोडीन डेफिशिएंसी जो डिसऑर्डर बोल रहे हैं, वो कौन सी बीमारी से संबंधित है। मुख्यतः बहुत सारी हैं लेकिन मुख्यतः किसके लिए। सवाल का जवाब आना शुरू हो गया है। तो सब लोग पहले ही बीमारी लिख रहे हैं जो डिजीज़ मुख्यतः रहती है, जिसको देखा भी जा सकता है फिजिकली, वो घेंगा है। बिल्कुल आप लोग का सही जवाब है सभी के लिए। सभी को धन्यवाद कि सभी ने जवाब अपना अपना सही तरीके से दिया है। घेंगा एक है और उसके साथ साथ बहुत सारे विकार भी हैं जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, वो चाहे मानसिक हो या शारीरिक हो, वो भी और उम्र के हिसाब से रहता है। तो ये एक सिम्टम आते हैं शरीर में दिखाने के लिए जो बीमारी है। तो इसीलिए इसको हम लोग बीमारी ना बोल के डिसऑर्डर बोलते हैं। ये एक बीमारी ने हो के बहुत सारी चीज़ों को मिला के किया जाता है, वो सिम दिखता है उसमें। तो इसीलिए बीमारी नहीं हो के ये डिसऑर्डर है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग को। तो ये घेंगा एक डिसऑर्डर है क्योंकि वो कमी हो जाता है और हमारा ग्लैंड बढ़ जाता है इसी कारण से। चलिए, तो दूसरा हमारा सवाल यही है कि हम लोगों को ये आयोडीन के लिए जो हम लोग आयोडाइज बोलते हैं, तो वो कौन सा माध्यम है जिसको ये आयोडीन को इस्तेमाल किया गया है, जिसको हम लोग फोर्टिफिकेशन बोलते हैं या आयोडीनीकरण बोलते हैं। कौन से माध्यम का इस्तेमाल किया गया है आयोडीन को फोर्टिफाइड करने के लिए या सभी की उपलब्धता के लिए? कौन सा माध्यम का इस्तेमाल किया गया है? फिर से रिपीट कर रहे हैं, आयोडीन को आयोडीकरण या उसका फोर्टिफिकेशन या सभी तक उपलब्ध सही से हो तो कौन सा माध्यम को इस्तेमाल किया गया है?
आयोडीकरण या आयोडी फोर्टिफिकेशन वो कौन सी चीज पे किया गया है जो आम हमारे लिए उपलब्ध रहता है? आंसर आना शुरू हो रहा है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे घर में या सभी लोग वो इस्तेमाल करते हैं और हमारा सब लोग करते हैं और इजीली अवेलेबल रहता है, उसको किसी की ज़्यादा नहीं खर्चा करना पड़ता है। तो जैसा नमक है, सभी लोग लिख रहे हैं कि नमक ही ऐसा माध्यम है जिसको हम लोग फोर्टिफाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिरी सवाल है कि जो फोर्टिफिकेशन होना है, जो पीपी है हम लोग जो बोलते हैं, वो कितना होना चाहिए एक नमक में? जो मानक तय किए गए हैं आयोडीन का नमक के अंदर फोर्टिफिकेशन या इतनी मिलनी चाहिए, वो कितनी है पीपीएम? फिर से रिपीट कर रहे हैं, नमक में जो फोर्टिफिकेशन किया जा रहा है या आयोडीन की जो मात्रा है वो कितनी पीपीएम होनी चाहिए? आयोडीन की मात्रा नमक के अंदर कितनी होनी चाहिए? जवाब आना शुरू हो गया है और सभी ने लिखा है कि 15 से 30 पीपीएम होनी ही चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आप लोग ने जवाब ठीक दिया है कि नमक में हम लोग को अधिकतम जो मानक मात्रा है, मानक जो मात्रा है वो 15 से 30 पीपीएम के लगभग होनी चाहिए। चलिए, तो ये आज का जो जवाब आप लोग के आए हैं, ये उम्मीद है कि ये इसी तरीके से आप लोग इसको लिए होंगे, समझे होंगे और अपने तक सीमित ना रखें इसको, गांव में, समुदाय में भी इसको जागरूकता के तौर पे इस्तेमाल करें। हमारी यही मंशा रहती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इन चीज़ों को उस तक लाएं और हमारा जो कार्यक्रम है NIDCCP के तहत वो अच्छे से लागू रहे। तो इसके लिए यही है आज के लिए। और फिर जैसा आप जानते हैं कि हम लोग एग्ज़ाम लिया जाता है ऑनलाइन के लिए, तो उसके लिए भी हम लोग आप लोग को लिंक भेज देंगे, आप उसमें भी, और उम्मीद है कि अच्छे से आप लोग उसको स्कोरिंग करेंगे। जो इसमें सवाल छूट गए हैं वहाँ रहेंगे और उसका आपकी सूचना को बढ़ाने के लिए ही रहता है। उसको ये मीनिंग में ना लें कि ये एग्ज़ाम की तरह है, ये आपकी सोच जो आपने सीखा है उसको और अपडेट करने के लिए ही रहता है। तो सभी का धन्यवाद और खासकर NIDCCP से सिप्रत जी हैं और हमारी जो सैया हैं रोशनी जी, उन दोनों का धन्यवाद जो इतना कम समय में आपके सामने इतनी अच्छी चीज़ें और बातें रखी हैं। और सभी सैयाओं को दोबारा से जोहार, धन्यवाद।